हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको देखा जाए तो आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाया था। आर्हेनियस इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया था कि संक्रियन ऊर्जा हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला आपको बता दिया था। ठीक है, उसी फॉर्मूला में हम लोग देखें अगर तो कुछ और पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है k बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यही जो इक्वेशन है ये आपका क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है। ये हमारा जो है यही हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन ये हम लोग का है। अब इसमें सबका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसी को थोड़ा और दूसरे तरीके से हम लोग को देखना है कि इनमें और पॉइंट्स का क्या मतलब होता है। देखा जाए यहाँ पर जो k है ये तो आप जानते हैं पहले से वेग स्थिरांक है। यहाँ पर जो a लिखा हुआ है ये a, वो हम लोग क्या जानकारी देता है, तो लिखा हुआ है यहाँ a हमें प्रति सेकंड प्रति आयतन में अभिकारकों के बीच होने वाले टकराव की आवृत्ति की जानकारी देता है। जैसे मैंने पहले पिछले क्लास में आपको a बराबर लिखा था फ्रीक्वेंसी फैक्टर, नहीं फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी कि आवृत्ति कारक, ध्यान रखना है। तो ये क्या बताता है, ए जो है हमें क्या बताता है, तो ए हमें बताता है कि एक सेकंड में एक सेकंड में एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने अभिकारक आपस में टकरा रहे हैं, उनके टकराने की आवृत्ति क्या है उसकी जानकारी हमें ए देता है। एक सेकंड में कितने अभिकारक 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितनी आवृत्ति से टकरा रहे हैं इसकी जानकारी हमें ए देता है। यानी अभिकारकों के बीच में, नॉर्मल भाषा में कहें तो बोले कि अभिकारकों के बीच में टकराव की जो आवृत्ति होती है, अभिकारकों के बीच में टकराव की जो आवृत्ति होती है इसकी जानकारी हमें ए देता है, ये बताया गया था। अब E का मतलब संक्रियन ऊर्जा, R का मतलब गैस स्थिरांक और T का मतलब टेम्परेचर और E का मतलब एक्सपोनेंशियल, ये मैंने बताया था। अब ये पूरा जो टर्म है हम लोगों का E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये वाला टर्म ध्यान दीजिए। ये क्या दर्शाता है, E का पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये जो टर्म है वो क्या दर्शाता है वो हम लोग को बताया गया है। देखो E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिखा हुआ है, यह टर्म उन अणुओं की संख्या को दर्शाता है जिनके पास ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। ध्यान रखना है, E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म हमें क्या दर्शाता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हम लोग को दर्शाता है, यह टर्म उन अणुओं की संख्या होता है, यह टर्म उन अणुओं की संख्या को दर्शाता है, वे अणु जिनके पास ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा के या तो बराबर है या संक्रियन ऊर्जा से ज्यादा है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए संक्रियन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नहीं, अगर किसी अणु के पास पहले से उतनी संक्रियन ऊर्जा है नहीं या उससे संक्रियन ज्यादा है तो वही अणु अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब जिन अणुओं के पास संक्रियन ऊर्जा से कम ऊर्जा होगी वे अणु अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जिन अणुओं के पास ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा के बराबर होगी या संक्रियन ऊर्जा से ज्यादा होगी वे अणु आसानी से उत्पाद का निर्माण करेंगे, और जो अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं अभिक्रिया का दर उन्हीं पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का दर उन्हीं पर निर्भर करता है। यानी कि E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये क्या है, तो अणुओं की संख्या। E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या है, उन अणुओं की संख्या जिनके पास ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा के या तो बराबर है या तो उससे ज्यादा है। तो ये अणुओं की संख्या है, नहीं तो इन्हीं अणुओं की संख्या पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। यानी कि E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये अणुओं की संख्या है, इनकी संख्या जितनी ही ज्यादा होगी, E का पावर माइनस ई ए बाई आर टी का जो वैल्यू है वो जितना ही ज्यादा होगा, नहीं
अभिक्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ई का पावर माइनस ये बाई आर टी ज्यादा, तो वैसे अणुओं की संख्या ज्यादा जिनके पास संकीर्ण ऊर्जा है। तो अगर उन अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो वे ज्यादा से ज्यादा अणु उत्पाद में बदलेंगे, और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी समय के साथ, तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो वही बात बताया गया, वही यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नहीं, यही अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं तथा इन्हीं पर अभिक्रिया का दर निर्भर करता है। तो कोई पूछता है अगर कि भाई ई का पावर माइनस ये बाई आर टी क्या है, तो सिंपल भाषा में ये अणुओं की संख्या है। कौन से अणु? जिनके पास ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के बराबर होती है या उनसे ज्यादा होती है, यही उन अणुओं की संख्या है, और इन्हीं पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये भी होता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, अर्थात ई का पावर माइनस ये बाई आर टी का मान जितना ही ज्यादा होगा, अभिक्रिया का दर भी उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखना है, ई का पावर माइनस ये बाई आर टी का मान जितना ही ज्यादा होगा, अभिक्रिया का दर भी उतना ही ज्यादा होगा। वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आए। देखो, तो हम लोग को यहाँ से इसके बारे में कुछ और पॉइंट समझाया गया है। आप पहले से भी ये पॉइंट समझते हैं, फिर भी उनको पॉइंट को थोड़ा सा लिखा हुआ था बुक में, तो हम सोचे समझा देते हैं इसको। देखा जाए यहाँ पर देखें अगर, तो लिखा हुआ है के बराबर ए ई का पावर माइनस ये बाई आर टी, के बराबर ए ई का पावर माइनस ये बाई आर टी, ये हम लोगों को लिखा हुआ है। अब ये जो समीकरण हम लोग का लिखा हुआ है, नहीं, इस समीकरण से हम लोग दो बात समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? ध्यान रखना है, यहाँ पर देख लो, लॉग के बराबर इसी समीकरण को ये हम लोग बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये है आपका लॉगरिथम फॉर्म, लॉग के रूप में है, लॉगरिथम फॉर्म। तो एक आपका है लॉगरिथम फॉर्म, नहीं, और एक है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इस समीकरण से भी यह समझा जा सकता है कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है जब संक्रियण ऊर्जा कांस्टेंट हो। क्या बोल रहा है ये समीकरण? थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये बोल रहा है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण से आप ये समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर तथा वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। इस समीकरण से और इस समीकरण से भी आप ये बात समझ सकते हैं, यही हम लोग को समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, लेकिन इस समीकरण से कैसे समझेंगे उसी को हम लोग को बताने का कोशिश किया गया है। लिखा हुआ है, यदि ताप बढ़ाएंगे तो ये बटा आर टी का मान घटेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और टी जो है, टी ताप बढ़ाएंगे यानी टी का मान बढ़ेगा, तो नीचे वाला अगर टी का मान बढ़ेगा तो ये बाई आर टी का मान घटेगा। नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ है? नीचे है भाई, तो नीचे वाले का वैल्यू जब बढ़ता है तो पूरे इस टर्म का ये बाई आर टी का मान क्या होगा? घटेगा। तो वही लिखा हुआ है कि यदि ताप बढ़ाएंगे तो ये बटा आर टी का मान घटेगा। ठीक, तो ये बाई आर टी अभी क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ है। अब इसी टर्म में अगर हम लोग निगेटिव साइन लगा दें, देखो तो ई का ये बाई आर टी है, अब हम लिख दिए माइनस ये बाई आर टी। ठीक है, तो ये बाई आर टी का मान घटेगा, लेकिन अगर इसे माइनस लगा दें तो हम बोलेंगे कि माइनस ये बटा आर टी का मान बढ़ेगा। नहीं, माइनस ये बाई आर टी का मान बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब यहां माइनस साइन लग गया इसलिए। ठीक है, अब माइनस ये बाई आर टी, देखो इसमें माइनस ये बटा आर टी, ये आपका टर्म है। नहीं, अब इस टर्म का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से अगर माइनस ये बटा आर टी का मान बढ़ेगा, अर्थात ई का पावर माइनस ये बटा आर टी का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ई तो एक्सपोनेंशियल है जिसका वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास में होता है। नहीं, तो अगर 2.7 का पावर, अगर ये जो वैल्यू है ये जैसे जैसे हम लोग का बढ़ता जाएगा तो ई का पावर माइनस ये बटा आर टी का मान भी बढ़ेगा। तो हम लोग अभी पढ़ाए थे जस्ट अभी कि ई का पावर माइनस ये बटा आर टी का मान अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर तथा वेग स्थिरांक का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग? फिर से हम इसको बताते हैं। देखा जाए, हम लोग बोले कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण से हम लोग समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, यहाँ टेम्परेचर है,
ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर तथा वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है वही बताया गया। यदि ताप बढ़ाएंगे तो EA बटा RT का मान घटेगा क्योंकि टेम्परेचर नीचे है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो EA बाई RT का मान घटेगा। सही है। अब अगर इसी टर्म में हम लोग माइनस साइन लगा दिए, नहीं तो अब अगर आप इस माइनस वाले टर्म में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो माइनस EA बटा RT का मान बढ़ेगा, माइनस EA बटा RT का मान बढ़ेगा। अर्थात अब E का पावर माइनस EA बटा RT का मान, अगर माइनस EA बटा RT का मान बढ़ेगा तो E का पावर माइनस EA बटा RT का मान भी बढ़ेगा। ध्यान रखना है। और अगर अभी हम लोग पढ़ाए जस्ट इसके पहले वाले पेज में कि E का पावर माइनस EA बटा RT का मान अगर बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। तो यहां से हम लोग कन्फर्म हो गया, ये समीकरण हमें बता रहा है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, और अगर रेट कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर का मान भी बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां बोल रहा है कि इस समीकरण से यह भी समझा जा सकता है कि संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से, संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से अभिक्रिया का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है। तो हम लोग पहले भी तो ये बता चुके हैं ना भाई, क्या बता चुके हैं कि संक्रियन ऊर्जा और अभिक्रिया के दर में उल्टा संबंध है। किसी भी अभिक्रिया में अगर संक्रियन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया का दर कम होगा, अभिक्रिया का दर क्या होगा? कम होगा। चलो तो यहां लिखा हुआ इस समीकरण से यह भी समझा जा सकता है कि संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से, संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का दर क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब संक्रियन ऊर्जा का मान घटने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। अब इस समीकरण में क्या करना है? हमको ताप को कांस्टेंट रखना है, यानी तापमान जो है, टेम्परेचर है, उसको कांस्टेंट रखना है, और अभिकारक की जो सांद्रता है उसको भी क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। सिर्फ क्या बदलना है? संक्रियन ऊर्जा के मान को बदलना है। ताप कांस्टेंट रखना है और अभिकारक की सांद्रता क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है। सिर्फ हम लोग को क्या चेंज करना है भाई? तो हम लोग को चेंज करना है सिर्फ संक्रियन ऊर्जा, और देखना है कि संक्रियन ऊर्जा कम करने से क्या इस के बराबर ए, इसका जो मान था हम लोग का के बराबर ए ई का पावर माइनस EA बटा RT, यही है। अब इसमें देखना है कि अगर संक्रियन ऊर्जा के मान को घटाते हैं तो के का मान बढ़ता है कि घटता है, यही हम लोग को चेक करना है। नहीं, संक्रियन ऊर्जा का मान अगर घटाते हैं इस समीकरण में तो के का जो मान है वो बढ़ेगा कि घटेगा, वही हम लोग को देखना है। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, देख लो लिखा हुआ है पहला में EA घटेगा, संक्रियन ऊर्जा अगर घटेगा तो सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं भाई, EA बटा RT, माइनस को छोड़ के EA बाई RT का मान क्या होगा? तो देखो, तो अगर संक्रियन ऊर्जा घटेगा तो EA तो ऊपर है, नहीं तो अगर संक्रियन ऊर्जा घटेगा तो EA बटा RT का मान भी क्या होगा? घटेगा। EA बटा RT का मान भी घटेगा क्योंकि EA ऊपर है। अगर संक्रियन ऊर्जा घटेगा तो EA बटा RT का मान क्या होगा? घटेगा। नहीं, अब चलो, अभी ये किस साइन के साथ है? पॉजिटिव साइन के साथ है। अब यहां पर हम क्या लगा दिए? माइनस साइन, क्योंकि यहां भी माइनस साइन है भाई, इस समीकरण में यहां माइनस साइन है। तो EA घटेगा तो पॉजिटिव EA बटा RT का मान भी घटेगा, लेकिन अगर इसी में माइनस लगा दिए तो माइनस EA बटा RT का मान, संक्रियन ऊर्जा बढ़ने से माइनस EA बटा RT का मान बढ़ेगा। नहीं तो माइनस EA बटा RT का मान अगर बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ E का पावर माइनस EA बटा RT का मान भी बढ़ गया, E का पावर माइनस EA बटा RT का मान भी बढ़ गया। अब अगर E का पावर माइनस EA बटा RT का मान बढ़ गया, इतने का मान आपका बढ़ गया, नहीं तो ये तो वेग स्थिरांक और इसमें इस टर्म में समानुपाती का संबंध है, दोनों ऊपर है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर E का पावर माइनस EA बटा RT का मान बढ़ गया, इसका मतलब हुआ उन अणुओं की संख्या बढ़ गई। E का पावर माइनस EA बटा RT का संख्या बढ़ गया, इसका मतलब हुआ उन अणुओं की संख्या बढ़ गई जिसके पास ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा से या तो संक्रियन ऊर्जा के या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। तो जैसे ही उन अणुओं की संख्या बढ़ेगी वेग स्थिरांक का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया का दर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अर्थात E का पावर माइनस EA बटा RT का मान बढ़ेगा, इसलिए अभिक्रिया का दर तथा वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। तो दो कॉन्सेप्ट आया। क्या क्या कॉन्सेप्ट आया? कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा और अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आया कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान घटेगा तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा और अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा।
यानी कि समझ में आता है कि टेम्परेचर और अभिक्रिया के दर में सीधा संबंध है और संक्रियन ऊर्जा और अभिक्रिया के दर में उल्टा संबंध है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहां से ये बात हम लोग समझ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखें हम लोग, तो हम लोग को अगला पॉइंट यहां से बताया गया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, अगला पॉइंट हम लोग का आता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन आता है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन आता है, इस चीज को हम लोग को अब देखना है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का जो दर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसी चीज को ये मेजर किया गया कि भाई कितना ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर कितना मात्रा से बढ़ जाता है, ये चेक किया गया। नहीं, तो यहां से हम लोग को बताया गया, अगर हम लोग देखें तो ऐसा देखा गया ज्यादातर अभिक्रियाओं में, ऐसा देखा गया कि ज्यादातर अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से अगर ताप को बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का दर लगभग 2 गुना बढ़ जाता है, या किसी किसी अभिक्रिया में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन 3 गुना से कम रहता है, लेकिन 3 गुना से कम रहता है। फिर से हम ये बात बोल रहे हैं, ध्यान समझो। मैंने ये कहा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन आता है, ये चेक किया गया। तो चेक करके ये पाया गया कि ज्यादातर अभिक्रिया में अगर ताप को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए या 10 केल्विन से बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का दर लगभग 2 गुना से बढ़ जाता है, या कुछ अभिक्रियाओं में यह दर 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है, 2 गुना से भी ज्यादा होता है, लेकिन 3 गुना से कम होता है। कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर? 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से ही अभिक्रिया का दर लगभग 2 गुना हो जाता है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, देखो। सामान्यतः ज्यादातर अभिक्रियाओं में तापमान 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का दर कितना हो जाता है भाई? 2 गुना हो जाता है, जबकि कुछ दशाओं में यह 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है, कुछ दशाओं में यह 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। यह ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग आ जाए नीचे वाले पॉइंट पर। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई किसी भी अभिक्रिया के दर पर अगर हम लोगों को ताप का प्रभाव मापना है तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट टर्म का यूज करते हैं। टेम्परेचर, तापमान गुणांक का उपयोग करके हम लोग अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पता करने के लिए हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट टर्म का यूज करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को ही हिंदी में तापमान गुणांक कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, अभिक्रिया के दर पर ताप के प्रभाव को मापने के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट का उपयोग किया जाता है। नहीं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं तापमान गुणांक। क्या कहते हैं? तापमान गुणांक। वही हम लोग को लिखा हुआ है, देखो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी तापमान गुणांक को स्मॉल एन से, जिसको हम लोग ईटा कहते हैं, इसे स्मॉल एन क्या कहते हैं? ईटा। तो स्मॉल एन से दर्शाते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। एन का क्या फॉर्मूला दिया गया है, देखो तो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी इस ईटा का फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, T+10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, यानी कि T+10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। तो एक टेम्परेचर मान लिए 308 केल्विन, मानते हैं कि यहां पर वेग स्थिरांक का मान कितना ताप पर लिया गया? 308 केल्विन। फिर नीचे पढ़ो, T डिग्री पर वेग स्थिरांक, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 298 केल्विन। दोनों को तुम ध्यान से देखो, इन दोनों को तुम ध्यान से देखो, तो नीचे का टेम्परेचर कितना है? 298, और ऊपर का टेम्परेचर कितना है? देखा जाए, यहां पर हम देखें अगर, तो नीचे का टेम्परेचर है 298 और ऊपर का टेम्परेचर कितना है? 308। तो 298 में 10 अगर जोड़ेंगे तो 308 आएगा कि नहीं? आएगा। तो इसका मतलब हुआ, हम लोग क्या कहा जा रहा है, पहले समझ लो, वेग स्थिरांक की बात कर रहे हैं।
नहीं, तो वेग स्थिरांक जो है यह ताप पर निर्भर करता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक ही अभिक्रिया में अगर हम लोग टेम्परेचर का मान चेंज कर दें तो वेग स्थिरांक का मान भी बदल जाता है। वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है, बदल जाता है एक ही अभिक्रिया में। ठीक है, एक ही अभिक्रिया में अगर ताप को हम लोग बढ़ा दें तो वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो तो हम लोग को ऊपर क्या रखना है, ऊपर रखना है वेग स्थिरांक का मान 308 केल्विन पर। तो ये 308 केल्विन जस्ट एन एग्जांपल लिया गया है, नहीं। और नीचे रखना है वेग स्थिरांक का मान 298 केल्विन पर। अंतर क्या है कि नीचे जो टेम्परेचर होना चाहिए और ऊपर जो टेम्परेचर होना चाहिए, इन दोनों में 10 केल्विन का अंतर होना चाहिए। इन दोनों में कितना का अंतर होना चाहिए, 10 केल्विन का अंतर होना चाहिए। नीचे जो ताप है और ऊपर जो ताप है, इन दोनों में 10 केल्विन का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर नीचे 300 केल्विन रखा हुआ है, यानी वेग स्थिरांक का मान आप 300 केल्विन पर लिए हुए हैं, तो ऊपर रखना है वेग स्थिरांक का मान 310 केल्विन पर। अगर नीचे वेग स्थिरांक का मान 350 केल्विन पर लिए हुए हैं, तो ऊपर वेग स्थिरांक का मान 360 केल्विन वाले पर रखना है, नहीं। तो हमको वेग स्थिरांक का अनुपात रखना है। ईटा का मान निकालने के लिए हमको वेग स्थिरांक का अनुपात लेना है। ऊपर रखना है 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पर वेग स्थिरांक का जो मान है उसको ऊपर रखना है, और उसी 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर वेग स्थिरांक का जो मान है उसको नीचे रखना है। इन दोनों का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ता है। बिल्कुल आसान है, नहीं। तो हम लोग को मालूम चल जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि 300 केल्विन पर 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक बराबर हम लोग को दे दिया कि 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान k है। अब टेम्परेचर को क्या किए कि टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिए। यहां पर टेम्परेचर हम लोग कर दिए 320 केल्विन। 320 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान, तो यहाँ पे टेम्परेचर 300 था और यहाँ कितना है 320, तो कितना बढ़ गया 20 डिग्री। और हम लोग को बढ़ाया गया है कि 10 केल्विन ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर जो है वो 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखो तो 300 से 320 किए हैं तो 10 और 10 20 केल्विन बढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोग कर दिए 4K, यानी अभिक्रिया का दर जो है या वेग स्थिरांक जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप ताप को 300 है और 320 यानी 20 डिग्री से बढ़ाएंगे, तो अगर 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं 2K होता, 20 डिग्री से बढ़ाए तो यहाँ 4K आ गया, नहीं। अब हम लोग करना क्या है, ईटा का मान निकालना है। तो ईटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, नहीं 4K और बट्टा में K, नहीं ज्यादा ताप पर हम लोग यहाँ पर 310 ही लेते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको ईटा का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू जो होना चाहिए वो इस तरह से। चलो यहाँ पर लेते हैं टेम्परेचर 310 केल्विन पर, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कितना गुना हो जाएगा, वेग हम लोगों का हो जाएगा 2K, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ईटा का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे क्या 2K और नीचे क्या K, तो यहाँ से K कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो अभिक्रिया का दर का वैल्यू जो है हम लोग को ईटा का जो वैल्यू था वो कितना आ गया 2, तो ईटा का वैल्यू अगर 2 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो तो ईटा का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है कि ईटा का जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होगा या 2 के बराबर होगा, लेकिन 3 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं 10 केल्विन से ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर लगभग 2 गुना बढ़ेगा या 2 गुना से ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन 3 गुना से कम होगा, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो एक बार समराइज करें फिर से मैंने क्या पढ़ा, अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव, नहीं अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि ज्यादातर अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर लगभग 2 गुना बढ़ जाता है, नहीं कुछ अभिक्रियाओं के केस में नहीं या कुछ स्थितियों में अभिक्रिया का दर 2 गुना से ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः 3 गुना से कम होता है।
ताप के प्रभाव को, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मापने के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तापमान गुणांक का उपयोग किया जाता है। तापमान गुणांक को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा का फॉर्मूला है भाई, वेग स्थिरांक का अनुपात लेना है। ऊपर जो वेग स्थिरांक का मान लेंगे वो लेंगे 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ताप पर, और नीचे जो वेग स्थिरांक का मान लेंगे वो 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, लिखा हुआ है यदि किसी अभिक्रिया के लिए ईटा का मान 2 हो तो इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना से बढ़ जाएगा। चलो, अगर किसी अभिक्रिया के लिए ईटा का वैल्यू 2.5 हो जाए, किसी अभिक्रिया के लिए ईटा का वैल्यू क्या आ जाए 2.5, तो इसका मतलब होगा कि 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2.5 गुना बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का दर कितना बढ़ जाएगा, 2.5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ईटा का वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहता है। नहीं, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना भी हो सकता है, 2.2 गुना भी हो सकता है, 2.3 भी, 2.5 भी, 2.8 भी। नहीं, तो वो ईटा के मान पे डिपेंड करता है। अगर किसी अभिक्रिया के लिए ईटा का मान 2.9 आ गया तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर, ध्यान सुनिएगा, ईटा का मान 2.9 आ गया तो वो पूछता अच्छा ईटा का मान 2.9 है, इससे क्या समझते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2.9 गुना बढ़ गया। ये हम लोग को बोलना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है, लिख रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अभिक्रिया का वेग आर है। नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस, देख लो भाई, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अभिक्रिया का वेग आर है। यदि ताप को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यदि ताप को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा यदि ईटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो इसको बनाना है, बिल्कुल आसान है, देख लो हम लोग बनाते हैं इसको। पहले देखो ईटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो ईटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना हम लोग का बढ़ जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना बढ़ जाएगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का जो दर है वो आर है। 10 डिग्री सेल्सियस पर एक अभिक्रिया का वेग आर है। चलो, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर देखें तो अभिक्रिया का आर हो जाएगा 2r, 2 गुना हो जाएगा। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो अभिक्रिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4r, 2 का 2 गुना 4। 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को बस 10-10 से बढ़ाते जाओ, तो अब 4 का 2 गुना 8r। 50 डिग्री सेल्सियस करोगे, नहीं तो 8 का 2 गुना 16r। 60 डिग्री सेल्सियस अगर करोगे, नहीं तो 16 का 2 गुना 32r। अगर 70 डिग्री सेल्सियस हम लोग करें तो 32 का 2 गुना 64r। ध्यान रखना है। 80 डिग्री सेल्सियस अगर कर दें, नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है 64 का 2 गुना 128r। और 90 डिग्री सेल्सियस अगर कर दें तो ये हो जाएगा 256r। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप को कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 512r। ध्यान रखना है, यानी कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को अगर आप 10 से 100 कीजिएगा तो अभिक्रिया का दर 512 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का दर 512 गुना हो जाएगा, 512 गुना बढ़ जाएगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग को दिया जाता है जिसको आप समझ सकते हैं।
देखो हम लोगों को अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है ईटा का पावर डेल्टा टी बट्टा में 10, ये दिया जाता है। तो अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है भाई, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ गया, यहाँ पर आप सबका मतलब जानते हो। जैसे ईटा का मतलब हम लोग पहले ही बता चुके हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। डेल्टा टी इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और 10 तो नंबर है। चलो अब हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में लिए ईटा का वैल्यू कितना दिया था 2, तो 2 रखेंगे। डेल्टा टी टेम्परेचर आपका जो है चेंज इन टेम्परेचर, तो 100 माइनस 10, फाइनल टेम्परेचर 100 था और इनिशियली 10 दिया हुआ था, और बट्टा में क्या रखना है 10, बराबर 2 का पावर यहाँ आ जाएगा 90 बट्टा में 10, बराबर हम लोग को आ जाएगा 2 का पावर 9। तो 2 का पावर 9 सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 512। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा वो आपको मालूम चल गया, 512, 512 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ईटा डेल्टा टी बाई 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग को एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को हम लोग को थोड़ा समझ लेना है। देखो तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये जो लाइन है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या सिंपली कहें तो अणुओं की संख्या, आसान भाषा में लिखें तो ये हम लोगों का है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को ये लाइन दर्शा रहा है। और ये लाइन जो है काइनेटिक एनर्जी को दर्शा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ये लाइन जो है ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को दर्शा रहा है, और ये जो लाइन है ये अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है, अणुओं की संख्या को। ठीक है, अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। अब हम समझते हैं, देखो जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ग्रीन वाला ग्राफ देखो खींचा गया है, ये किस ताप पर खींचा गया है, टी टेम्परेचर पर, नहीं टी ताप पर खींचा गया है। नहीं, मान लो कि टी टैप कोई भी है, जैसे तुम यहाँ टेम्परेचर मान लो 298 केल्विन ही मान लो, 298 केल्विन ही मान लो। नहीं, और ये जो येलो ग्राफ खींचा गया है ये लिखा हुआ है टी प्लस 10, तो टी का मान तो 298 है, तो 298 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 308 केल्विन। इसको मान लो भाई ये 308 केल्विन पर खींचा गया है। ठीक है, अब देखो ये जो है टेम्परेचर ये खींचा गया है कम ताप पर, और ये खींचा गया है ग्राफ पीला वाला ज्यादा ताप पर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोगों को ग्राफ खींचा गया है नहीं दो टेम्परेचर पर, एक 298 केल्विन पर मान लिए हैं, और एक उससे 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ताप पर, नहीं है 10 केल्विन ज्यादा ताप पर 308 केल्विन पर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग को समझ लेना है। ये ग्राफ हम लोग को बताता है, जो ग्राफ हम लोग खींचे, ये ग्राफ हमें बताता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर कैसे बढ़ जाता है, उसी को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ठीक है, समझते हैं। देखो तो हम लोग देखें अगर, तो एक बात, जैसे आप एक बर्तन लेते हो, उस बर्तन में आप अभिकारक लेते हो, एक बर्तन लेते हो और बर्तन में क्या लेते हो, अभिकारक लेते हो। अब किसी भी अभिक्रिया का जो दर है वो, किसी भी अभिक्रिया का जो दर है वो सामान्यतः अभिकारकों के बीच में होने वाले प्रभावी टकराव पर निर्भर करता है। प्रभावी टकराव का मतलब, प्रभावी टकराव का मतलब होता है अभिकारकों के बीच में वैसा टकराव, अभिकारकों के बीच में वैसा टकराव, जो अभिकारकों के बीच में वैसा टकराव जो सही दिशा में हो, तथा उस समय अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी हो, तभी उस टकराव को प्रभावी टकराव कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का जो दर है वह निर्भर करता है प्रभावी टकराव पर, सिर्फ टकराव पर निर्भर नहीं करता है। अगर अभिकारक आपस में जैसे तैसे टकराते रहें तो उससे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, उत्पाद जब तक बनेगा नहीं अभिक्रिया का दर बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना है।
तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि किसी भी अभिक्रिया का जो दर है, किसी भी अभिक्रिया का जो दर है वह निर्भर करता है अभिकारकों के बीच में होने वाले प्रभावी टकराव पर। ठीक है, अभिकारकों के बीच में होने वाले प्रभावी टकराव पर निर्भर करता है। प्रभावी टकराव का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया अभिकारकों के बीच में सही दिशा में टकराव हो तथा अभिकारकों के बीच में सही दिशा में टकराव हो तथा अभिकारकों के पास उस समय पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी उपस्थित हो, ध्यान रखना है। चलो अब यहां से हम देखें अगर तो क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि एक बर्तन में बहुत सारे अभिकारक होते हैं, उन अभिकारकों के पास गतिज ऊर्जा होती है, उसी गतिज ऊर्जा के कारण वो आपस में टकराते हैं। अभिकारकों के पास अपनी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अभिकारकों के पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, अलग अलग अभिकारकों के पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। तो ये ग्राफ वही हम लोग को दिखा रहा है, देखते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं, ये लाइन काइनेटिक एनर्जी का है, तो मानते हैं कि अभी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है कितना है 5 जूल है, ऐसे ही मान लेते हैं रैंडमली। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 5 जूल है। अब ग्रीन वाले ग्राफ को पहले देखना है, तो 5 जूल बर्तन में 5 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या कितनी है भाई, तो अणुओं की संख्या 5 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या इतनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि 10 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी है। नहीं, आगे बढ़ते हैं, यहां से हम देखें अगर तो इस पॉइंट को, मैक्सिमम पॉइंट को हम नीचे लाते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहां पर जो वैल्यू है वो 15 जूल है। ठीक है, तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है इस ग्राफ में, ग्रीन वाले ग्राफ को हम देख रहे हैं अभी। तो हम लोग को ये लाइन काइनेटिक एनर्जी का है और ये अणुओं की संख्या है। तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी इस बर्तन में 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सोचते ये हैं कि अच्छा जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा आवृत्ति से आपस में टकराएंगे, और जो लोग ज्यादा आवृत्ति से आपस में टकराते हैं उन्हीं से उत्पाद बनने का संभावना ज्यादा होता है, और उन्हीं पर अभिक्रिया का दर निर्भर करता है। उन्हीं पर क्या निर्भर करता है, अभिक्रिया का दर निर्भर करता है। ठीक है, तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी नहीं रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। चलो तो नहीं 15 जूल किस टेम्परेचर पर भाई, 298 केल्विन टेम्परेचर पर 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग देखते हैं येलो ग्राफ में अगर देखा जाए तो येलो ग्राफ का मैक्सिमा कहाँ है, इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ है, यानी हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिए। हम लोग क्या किए, पहले 298 था, अब 308 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिए। तो काइनेटिक एनर्जी का मान जो है वो बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी का मान पहले देखो तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं की संख्या नहीं बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो अणुओं की संख्या तो घट गई है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो यहाँ पर वैल्यू होता 20 जूल, यहाँ पर वैल्यू होता 25 जूल, और यहाँ पर वैल्यू होता 30 जूल। ठीक है, तो हो क्या रहा है इस ग्राफ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। नहीं, लेकिन इतना काइनेटिक 30 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या पहले से क्या हो गई, घट गई। ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन इतनी काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है, लेकिन चेक किया गया, देखा गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का दर भी बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का दर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर अभिक्रिया का दर बढ़ जा रहा है, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या भाई, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। नहीं तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब हुआ कि अणुओं के बीच में प्रभावी टकराव की संभावना भी बढ़ गई।
फिर से बोल रहे हैं, ताप बढ़ाने से अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण अणुओं के बीच में प्रभावी टकराव की संभावना जो होती है, अणुओं के बीच में प्रभावी टकराव की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। प्रभावी टकराव की संभावना बढ़ेगी तो उत्पाद ज्यादा बनेगा, तो अभिक्रिया का दर भी ज्यादा होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। ये केयर करना है कि ताप बढ़ाने से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या वो घट जाती है, फिर भी अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने से अभिकारकों के बीच में टकराव नहीं बढ़ता है। अभिकारकों के बीच में टकराव की मात्रा नहीं बढ़ती है, अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव की मात्रा बढ़ जाती है। अभिकारकों के बीच में प्रभावी टकराव की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, समझो। जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। और उन 100 बच्चों की काइनेटिक एनर्जी कम है, उन 100 बच्चों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन ग्राफ देखो, 15 जूल है, ठीक है। 100 बच्चों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 15 जूल। और ये 100 बच्चे कहाँ पर हैं, यहाँ पर। जस्ट हम इस ग्राफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है 100 बच्चे, 100 बच्चे, ठीक है। तो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 100 जूल। कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसमें हम लोगों को बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो 500 बच्चे हैं। उस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। नहीं, तो 500 बच्चों में से हम लोग चेक किए कि 15 जूल काइनेटिक एनर्जी रखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 100। नहीं, यानी 100 बच्चे ऐसे हैं जो एक टाइप के हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, 15 जूल है। यानी पढ़ने में वो जो हैं वो एक टाइप के हैं 100 बच्चे। तो उस कोचिंग का जो रिजल्ट है वो उन 100 बच्चों पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फिर भी उस कोचिंग का रिजल्ट कम हो रहा है, उस कोचिंग का रिजल्ट जो है वो कम हो रहा है। अब हम क्या किए कि ताप बढ़ा दिए, यानी कि प्रेशर बढ़ा दिए। नहीं, ताप बढ़ा दिए, बच्चों पर पढ़ाई के लिए कड़ाई कर दिए। नहीं, जब बच्चों पे हम लोग कड़ाई करना शुरू कर दिए तो बच्चों की संख्या कम हो गई। जब बच्चों पे हम लोग कड़ाई करना शुरू कर दिए तो बच्चों की संख्या कम हो गई कड़ाई करने से, लेकिन संख्या कम हुई लेकिन उस कोचिंग का रिजल्ट ज्यादा होने लगा। तो कोचिंग का रिजल्ट ज्यादा होने लगा, इसका मतलब हुआ कि पढ़ाई में कड़ाई करने से बच्चों की संख्या कम हो गई और फिर भी कोचिंग का रिजल्ट ज्यादा होने लगा। काहे भाई, तो पढ़ाई में कड़ाई करने से, पढ़ाई का टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ बच्चे भाग गए, नहीं, लेकिन जो बच्चे बचे हुए थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनकी आवृत्ति बढ़ गई, उनका पढ़ाई सही डायरेक्शन में होने लगा। इस कारण से उस कोचिंग का रिजल्ट क्या हो गया, बढ़ गया। उस कोचिंग का रिजल्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने यहां पर आपको एकदम स्पष्ट बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण से पार्टिकल्स के बीच में टकराव की, सही दिशा में टकराव की संभावना बढ़ जाती है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा उत्पाद का निर्माण करते हैं। सेम एज क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता है किसी भी कोचिंग का रिजल्ट, डिपेंड करता है कि उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई की क्षमता बहुत ज्यादा है, जिन पे प्रेशर बढ़ाने पर भी वो भागते नहीं हैं, नहीं, वो क्लास करते रहते हैं। ध्यान रखना है, उसी बच्चों पर कोचिंग का रिजल्ट डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, पढ़ाई पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, पढ़ाई में कड़ाई बढ़ा दिया जाए तो कोचिंग का रिजल्ट बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। नहीं, ऐसा लागू होता है, देखिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे पढ़ना कहाँ चाहते हैं, ध्यान रखना, बच्चे पढ़ना कहाँ चाहते हैं, बच्चे जो हैं उनको बस कम कम पढ़ाइए, वही चीज पढ़ाइए जो एग्जाम में आता है भाई, ज्यादा मत पढ़ाइए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही सब बात आपको समझा रहे थे। तो अब कोई पूछता है कि ताप बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है, तो हाँ बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने से अभिकारकों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच में प्रभावी टकराव की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से अभिकारकों के बीच में टकराव नहीं बढ़ता है, प्रभावी टकराव बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब वही सब बात को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो जो मैंने समझाया वही सब बात लिखा है। किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारकों के टकराव पर निर्भर नहीं करती है, अभिकारकों के टकराव पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनके बीच हो रहे प्रभावी टकराव पर निर्भर करती है। सही बात है भाई, सिर्फ टकराने से अभिक्रिया नहीं होती है, प्रभावी टकराव होना चाहिए तभी अभिक्रिया होगी। 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर
कम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होती है। 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर ज्यादा अणु आपस में टकराते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर, देख रहे हो यहाँ पर 15 जूल में, यहाँ पर उस समय ज्यादा अणु आपके पास है, 100 अणु है, तो 100 अणु जो है वो आपस में टकराएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर ज्यादा अणु आपस में टकराते हैं, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी से। नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर ज्यादा अणु है और ज्यादा अणु आपस में टकराते हैं, ध्यान रखना है, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी से, जिसके कारण उत्पाद का निर्माण कम होता है। जिसके कारण उत्पाद का निर्माण क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये अणु आपस में प्रभावी टकराव नहीं करते हैं, क्योंकि ये अणु जो है आपस में प्रभावी टकराव नहीं करते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लेकिन जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाता है, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन इतनी काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग बोल रहे थे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाई अच्छा होने लगेगा, नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कोचिंग का रिजल्ट बढ़ जाएगा। वही बात यहां से लिखा हुआ है, देखो, लेकिन जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाता है, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन इतनी काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है। फिर भी उत्पाद बनने का दर दोगुना हो जाता है। फिर भी उत्पाद बनने का दर भाई कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो टकराव का आवृत्ति बढ़ गया, सही दिशा में टकराव का आवृत्ति बढ़ गया, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मिलने लगा, इसलिए अभिक्रिया का दर बढ़ गया, ध्यान रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि ताप बढ़ाने से अभिकारकों के बीच प्रभावी टकराव की संभावना बढ़ जाती है। वही बात लिखा है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कम ही अणु आपस में टकराते हैं, लेकिन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से, सही है, तथा उनके बीच का टकराव सही दिशा में होता है, तथा उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, इसीलिए अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो सिंपल बात है, आप इसको समझ गए हैं, जो मैंने समझाया था वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर देख लो कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला? तो निष्कर्ष निकलता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, अभिकारकों के बीच में कुल टकराव बढ़ने से नहीं। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, अभिकारकों के बीच में कुल टकराव के बढ़ने से नहीं, बल्कि अभिकारकों के बीच में कुल प्रभावी टकराव के बढ़ने से, ध्यान रखना है। तो ताप बढ़ाने से टकराव की मात्रा नहीं बढ़ती है, प्रभावी टकराव की संभावना बढ़ जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पढ़ाई का प्रेशर अगर बढ़ाया जाए, नहीं तो अच्छे बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन कोचिंग का रिजल्ट जो है आईआईटी में, मेडिकल में, ये बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। तो बच्चों की संख्या पर रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर रिजल्ट डिपेंड करता है कि अगर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ाया जाए तो कितने लोग टिकते हैं, जो लोग टिकेंगे नहीं वही लोग रिजल्ट देते हैं, और उसी पर कोचिंग का नाम होता है। सिंपल, ये मैंने जैसे इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल आपको बताया, और ये फैक्ट भी है। तो यहां से हम देखें अगर, तो ये मैंने आपको बता दिया ताप का प्रभाव। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक का प्रभाव, तो उसको भी हम लोग को देख लेना है भाई, कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के दर को कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसे ये चीज आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। फिर भी इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको। देखा जाए, अगला हमको इसमें आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे प्रभावित करता है? अभिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव, अभिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना है। तो पहले लिखा हुआ है उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं के भौतिक या रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं आने देते, उत्प्रेरक कहलाते हैं,
ठीक है। तो उत्प्रेरक के बारे में आप पहले से भी जानते हो कि जनरली उत्प्रेरक का उपयोग जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कभी कभी उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के दर को घटाने के लिए भी किया जाता है, जिनको इनहिबिटर्स कहते हैं या निगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो जनरली उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं की मात्रा में या भौतिक गुण में तथा रासायनिक गुण में बिना कोई परिवर्तन लाए बिना, यानी उत्प्रेरक अपने रासायनिक गुण में और अपने भौतिक गुण में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। तो उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो वही बात यहां से बताया गया है, ठीक है। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को जो है कैसे बढ़ा देते हैं वो हम लोग को बताया गया है। तो यहां से ग्राफ खींचा हुआ है, इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। यहां से हम देखें अगर, तो ये लाइन जो है हम लोग को एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लाइन है ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ जो ग्रीन वाला ग्राफ लिखा हुआ है, ग्रीन वाला ग्राफ जो यहाँ पे गया हुआ है, इसमें आपको दिखाई देगा, ग्रीन वाले ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि ये जो लाइन खींचा गया है इसमें अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है बिना कैटलिस्ट की सहायता के, विदाउट कैटलिस्ट। और जो रेड वाला लाइन खींचा हुआ है इसमें भी अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, लेकिन विथ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के साथ। यानी अगर आप कैटलिस्ट का उपयोग नहीं कीजिएगा और किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने का कोशिश कीजिएगा तो उस केस में आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और अगर कैटलिस्ट के साथ जाइएगा तो कैटलिस्ट अभिकारक से उत्पाद तक आपको शॉर्टकट रास्ते से पहुंचा देगा। क्या करेगा, आपको शॉर्टकट रास्ते से पहुंचा देगा। यानी कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के रास्ते को बदल देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के रास्ते को बदल देता है, अभिक्रिया के रास्ते को बदल कर आपको शॉर्टकट तरीके से उत्पाद तक पहुंचा देता है। ध्यान रखना है, इसलिए अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ठीक है। तो पहला बात है कि अगर बिना उत्प्रेरक के आप अभिक्रिया करवाते हैं नहीं तो आपको लॉन्ग पाथ फॉलो करना पड़ता है, और अगर उत्प्रेरक के साथ जाते हैं तो उत्प्रेरक को शॉर्टकट रास्ता पता है, वो शॉर्टकट रास्ते से आपको उत्पाद तक पहुंचा देगा। ध्यान रखना है। तो उत्प्रेरक क्या करता है भाई, तो अभिक्रिया के पाथ को बदल देता है, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए शॉर्टकट रास्ते से उसको वहां तक पहुंचा देता है। ये ध्यान रखना है। चलो, उसी ग्राफ को मैंने यहां पर भी खींचा है। ये जो ग्रीन वाला लाइन है अभी लिखा था मैंने, विदाउट कैटलिस्ट है ये, यानी कैटलिस्ट के बिना, विदाउट कैटलिस्ट। ध्यान रखना है। और ये रेड वाला लाइन क्या है, विथ कैटलिस्ट। ये आपका क्या है, विथ कैटलिस्ट। तो आप देख सकते हो यहां पर हम लोग अगर देखें तो आप संक्रियण जब पढ़ चुके हैं, आप देखो अगर विदाउट कैटलिस्ट हम लोग जाते हैं तो विदाउट कैटलिस्ट जाने पर आपका जो संक्रियण ऊर्जा है EA1 हम मान लेते हैं, तो ये EA1 जो है ये कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में आपको संक्रियण ऊर्जा इतना देना पड़ेगा। और अगर कैटलिस्ट उपस्थित हो गया तो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आपको संक्रियण ऊर्जा देना पड़ेगा EA2। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि EA1 जो है ये ज्यादा है और EA2 जो है वो कम है। नहीं तो आप ये पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और अभिक्रिया के दर में उल्टा संबंध होता है। तो आप देखो कि फर्स्ट केस में यानी बिना कैटलिस्ट के आप जाते हो तो संक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, ज्यादा है। फर्स्ट केस में आप जाते हो तो संक्रियण ऊर्जा का मान यहां पर क्या है, ज्यादा है। तो अगर संक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है भाई तो अभिक्रिया का दर क्या होगा, स्लो होगा। और सेकंड केस में देखो, रेड लाइन वाले केस में आप देखो तो यहां पर क्या दिखाया जाएगा, संक्रियण ऊर्जा का मान कम है। तो अगर संक्रियण ऊर्जा का मान यहां पर कम है तो यहां पर अभिक्रिया का दर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्रीन वाले लाइन में जो कि बिना उत्प्रेरक के आप जा रहे हो उसमें संक्रियण ऊर्जा ज्यादा लग रही है, तो संक्रियण ऊर्जा अगर ज्यादा लगेगी तो अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। और रेड वाले लाइन में जो कि आप उत्प्रेरक के साथ जा रहे हो तो उस केस में संक्रियण ऊर्जा कम लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया का दर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उत्प्रेरक के साथ जाने में बड़ा फायदा है। उत्प्रेरक एक तो आपको उत्पाद तक शॉर्टकट रास्ते से पहुंचा देता है, दूसरा
आपको कम खर्चे में पहुंचा देता है, आपको कम खर्चे में पहुंचा देता है। देख रहे हैं, बिना उत्प्रेरक के जाइएगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और उत्प्रेरक के साथ जाइएगा तो कम एनर्जी लगेगा। तो कम एनर्जी खर्च करके ही आप आसानी से अभिकारक को उत्पाद में बदल सकते हैं अगर कैटलिस्ट उपस्थित है तो इस तरह से कैटलिस्ट देखा जाए तो अभिक्रिया के दर को बहुत आसानी से प्रभावित कर लेता है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो कोई बोलता है कि अब उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ा देता है, तो पहला रास्ते को छोटा कर देता है, शॉर्टकट तरीके से आपको पहुंचाता है, नहीं पाथ को बदल देता है। और दूसरा तरीका क्या है कि अभिक्रिया में लगने वाले संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। यही बात हम लोग को बताया गया। लिखा हुआ है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ा देता है। पहला, उत्प्रेरक अभिक्रिया के पथ को बदलकर उसे छोटा कर देता है। सही बात है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले देहली ऊर्जा के मान को भी घटा देता है। सही है। अब देख लो, इसमें अगर हम लोग बात करें देहली ऊर्जा की, तो देहली ऊर्जा का मतलब क्या होता है? देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो ऊर्जा है ये है अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा, ये हम लोग का है आंतरिक ऊर्जा, ये आपकी है अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। तो अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा नहीं और संक्रियण ऊर्जा को हम लोग जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? देहली ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा और संक्रियण जो रहता है तो क्या मिलता है हम लोग को? देहली ऊर्जा मिलता है। अब हम लोग को ध्यान यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप बिना उत्प्रेरक के जाते हैं तो संक्रियण ऊर्जा आपको इतना लगेगा, नहीं संक्रियण ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। और अगर उत्प्रेरक के साथ जाते हैं भाई तो आपको देहली ऊर्जा इतना लगेगा। तो देख लो, उत्प्रेरक के साथ जाइएगा तो देहली ऊर्जा का मान कम है और उत्प्रेरक के बिना जाइएगा तो देहली ऊर्जा का मान क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक जो है देहली ऊर्जा के मान को भी घटा देता है, संक्रियण ऊर्जा के मान को भी घटा देता है। वही सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में लगने वाले देहली ऊर्जा के मान को भी घटा देते हैं, वही लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तथा प्रत्येक स्टेप्स में कम ऊर्जा लगती है, इस कारण से भी अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। सिंपल है। तो हम लोग को यहाँ से क्या बताया गया भाई कि अभिक्रिया का दर अगर बढ़ाना है तो अभिक्रिया का दर हम लोग कैसे बढ़ जाता है? उत्प्रेरक पाथ को बदल देता है, दूसरा संक्रियण ऊर्जा घटा देता है, देहली ऊर्जा घटा देता है तथा रिएक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर भी रिएक्शन को आसान बना देता है। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए होंगे। अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखा जाए, यहाँ लिख रहा है कि एक उत्प्रेरक अभिकारक तथा उत्पाद के आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं लाता है, यानी उत्प्रेरक क्या क्या बदल नहीं सकता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ध्यान रखना है, एक उत्प्रेरक अभिकारक तथा उत्पाद के आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं लाता है। नहीं, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस ग्राफ को हम लोग दिखा दे आपको, देख लो। अभिकारक यहीं पर है, उत्पाद यहां पर है। आप उत्प्रेरक के बिना भी जाइएगा, ग्रीन लाइन को देखिए, तो भी अभिकारक का ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ है और उत्पाद का ग्राफ यहीं पर एंड किया है। आप रेड लाइन को देखो तो यह भी यहीं से स्टार्ट हुआ है और यहीं पर एंड किया है। तो यहां से लेकर यहां तक ये है अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। तो अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा उत्प्रेरक नहीं है फिर भी उतनी ही है, और उत्प्रेरक है फिर भी ग्राफ यहीं शुरू हुआ है। यानी उत्प्रेरक रहे चाहे नहीं रहे, अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ साथ ये उत्पाद है, तो उत्पाद का अगर आंतरिक ऊर्जा आप लाइएगा तो इसको यहां से लाकर मिलाइएगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू होगा, ये होगा उत्पाद का आंतरिक ऊर्जा। तो उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा जो है वो भी उत्प्रेरक के रहने चाहे नहीं रहने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो उत्प्रेरक अभिकारक और उत्पाद के आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो वही लिखा हुआ है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के डेल्टा जी के मान को प्रभावित नहीं करता है। सही बात है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा भी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। अगर आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलती है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो बदलाव है वो भी हम लोग का बदलेगा नहीं। ठीक है, देखा जाए, यहां पे हम लोग को दिख रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बल्कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को साम्यावस्था स्थिति में जल्दी पहुंचा देता है। साम्यावस्था का मतलब हुआ कि
जिस समय अभिक्रिया रुक जाए। अगर नॉर्मली हम लोग बोले तो साम्यावस्था का मतलब हुआ कि जिस समय अभिक्रिया आपकी रुक जाती है, नहीं, या जिस समय फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो अभी सिंपली ये समझते हैं कि जिस समय अभिक्रिया आपकी रुक जाती है, यानी अभिकारक, कुछ अभिकारक आपका तेजी में उत्पाद में बदलना शुरू किए और कुछ देर के बाद अभिकारक के उत्पाद में जो बदलने की प्रवृत्ति थी वो रुक गई। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर, तो जो साम्यावस्था स्थिरांक होता है वो आपका क्या होता है, साम्यावस्था स्थिरांक के, जिसका फॉर्मूला होता है उत्पाद का सांद्रण बट्टा अभिकारक का सांद्रण। नहीं, तो उत्पाद की सांद्रता यानी उत्पाद की मात्रा और अभिकारक की मात्रा, इस मात्रा में उत्प्रेरक कोई बदलाव नहीं लाता है। वो सिर्फ करता क्या है कि उस मात्रा तक पहुंचने में, नहीं, हमको जल्दी पहुंचा देता है। हमको क्या करता है, जल्दी पहुंचा देता है, स्पीडली पहुंचा देता है, एक जगह से दूसरी जगह बस जल्दी पहुंचा देता है। वो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, यानी अभिकारक की मात्रा जितनी पहले होती है उतनी ही रहेगी। उत्पाद जितना बनता था, उत्पाद जितना बनता था उत्प्रेरक के बिना, नहीं, उतना ही बनेगा उत्प्रेरक के साथ भी। उत्प्रेरक आ भी जाएगा, उत्प्रेरक अगर आ भी जाएगा तो भी हम लोगों का उत्पाद उतना ही बनेगा जितना पहले बन रहा था। हाँ, बस बनने का स्पीड क्या होगा, बदल जाएगा, ज्यादा स्पीड से उतना उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा उत्पाद बन जाएगा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया। उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है, और साम्यावस्था स्थिरांक डिपेंड करता है उत्पाद की मात्रा और अभिकारक की मात्रा पर। तो मात्रा को प्रभावित नहीं करता है, नहीं, उत्प्रेरक सिर्फ स्पीड को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है हम लोग को। ठीक है, चलो, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं कर सकता है, बस धीमी गति से चल रहे अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कोई दो अभिकारक आप ले लिए और उन दोनों अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो अगर अभिक्रिया नहीं हो रही है तो उत्प्रेरक डाल देने से आपका अभिक्रिया शुरू नहीं हो जाएगा। उत्प्रेरक किसी बंद अभिक्रिया को चालू नहीं कर सकता है, उत्प्रेरक किसी धीमी गति से चल रहे अभिक्रिया को फास्ट कर सकता है। ध्यान रखना है, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, एक उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया के दर में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकती है। सही बात है, आपको उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में बार बार डालने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार उत्प्रेरक आप डाल दिए, वही उत्प्रेरक पूरे अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों को उत्पाद में बदल देता है। ध्यान रखना है। तो उत्प्रेरक, क्योंकि उत्प्रेरक का हम लोग परिभाषा के समय बताए थे, उत्प्रेरक के अपने रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके भौतिक गुण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारकों को पकड़ता है, उत्पाद बना जाता है, फिर साइड जाता है, फिर नया अभिकारक पकड़ता है, उत्पाद बनाता है, फिर साइड जाता है, नहीं, फिर उसी अभिक्रिया में से और अभिकारक पकड़ेगा, उत्पाद बनाएगा, फिर साइड हो जाएगा। तो इस कारण से आपको बार बार अभिक्रिया में उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार उत्प्रेरक डाल दिए, वही उत्प्रेरक धीरे धीरे सभी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों को पकड़ता जाएगा, उत्पाद में बदलता जाएगा, फिर फ्री हो जाएगा, फिर अभिकारक को पकड़ेगा, अभिकारक को उत्पाद में बदलेगा, फिर फ्री हो जाएगा। नहीं, तो एक बार आप उत्प्रेरक डाल दिए तो वही उत्प्रेरक पूरा अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर देगा। आपको बार बार उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उसी बात को मैंने आपको यहाँ समझाया। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो इस चैप्टर का मैंने जितना भी थ्योरी था वो सब मैंने थ्योरी आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिन न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक क्लास चलाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का ये चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हो गया। तो आप लोग अब इसको ढंग से फेयर कर लेंगे, ढंग से इसको रिवाइज कर लेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगा क्लासरूम में हमसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।